बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर और उसके पीछे जुड़ी हुई जियोपॉलिटिक्स को लेकर। आज इस बात को साबित करने का एक बार फिर से मौका मिला है कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती रिश्तेदारी जैसी कोई चीज नहीं होती और हर देश केवल और केवल अपना स्वार्थ साधने की कोशिशों में लगा रहता है। ऐसा ही कुछ संदर्भ देखने के लिए मिला है भारत और रशिया के बीच में। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। इन सभी चीजों पर अगले कुछ मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और देसी व्हाट्सएप यानी RTI पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो देखिए पिछले कुछ समय से भारत और रशिया के बीच में Su-57E को लेकर बातचीत काफी बड़े स्केल पर चल रही है। हम लोगों ने बार बार कई सारे पहलुओं पर डिस्कस किया कि रशिया के द्वारा भारत को लगभग संपूर्ण कंट्रोल इसका देने की बात कही गई है। उनके द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसका सोर्स कोड, इंडिजिनाइजेशन आप बड़े स्केल पर इसका कर सकते हैं। इवन रशिया की तरफ से यहाँ तक की बात कर दी गई कि ये सैंक्शंस प्रूफ होंगे। कुल मिलाकर आपकी सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी तो सैंक्शंस की कोई बात सामने आती ही नहीं। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर इनके द्वारा हमें ऑफर्स दिए गए और अगर इस ऑफर को देखा जाए तो इसके आगे दुनिया का कोई भी ऑफर टिक ही नहीं पाता। MRFA कंपटीशन में वैसे भी हम लोग 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं जो कि स्टेल्थ नहीं होगा। नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें जरूर किया होगा लेकिन स्टेल्थ नहीं होगा। लेकिन अगर इस कंपटीशन में Su-57E उतर आता है तो ये किसी भी कॉम्पिटिटर की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगा। साथ ही ये स्टेल्थनेस का फ्लेवर भी आपको देगा। साथ ही हम लोगों ने ये भी जाना कि रशिया इसके द्वारा काफी उत्सुक है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जब भारत यात्रा होगी जो कि 5-6 दिसंबर के बीच में होने जा रही है, उस दौरान इसकी डील को लेकर काफी सकारात्मक चीजें भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने तो HAL की नासिक फैसिलिटी को रिव्यू भी कर दिया और ये पाया कि 50% ये Su-57E के लिए पूरी तरह से तैयार है। केवल 50% और इसके अंदर अपग्रेडेशन करके हम लोग Su-57 को यहाँ से तैयार कर सकेंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये सारे ऑफर्स टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ थे। जी हाँ, नियम और शर्तें यहाँ पर लागू हो रही है। देखिए बताया ये जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना है अगर वो Su-57E खरीदती है तो वो केवल एक गैप को फुलफिल करने के लिए खरीदेगी जो कि M का आने से ठीक पहले हमारे लिए उपयोगी साबित हो। फिलहाल हमारे पास कोई भी स्टेल्थ जेट नहीं है तो अगर हम लोग 40 से लेकर 60 के नंबर में इन जेट्स को खरीद लेते हैं तो M का आने तक हमारी ये कमी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि रशिया इस बात को लेकर चुप है क्योंकि वो इतनी सारी चीजें और इतनी सारी फैसिलिटीज अगर हमें प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है तो वो ऑर्डर भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है। और मॉस्को की तरफ से स्पेशली इस बात को खुलासा करके बताया गया है कि वो भारत से एटलीस्ट 140 जेट्स की डील को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी 140 विमान जब आप इसके खरीदेंगे तब जाकर ये सारी फैसिलिटीज ये आपको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार होंगे। अब वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार तो हम लोग 140 क्या अगर ये 200 विमान भी हमें खरीदने पड़े तो आसानी से हम लोग उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट तो हमारी है। लेकिन अगर इतने बड़े नंबर्स में अगर हम लोग विदेशी जेट्स को शामिल कर लेंगे हमारी वायुसेना में तो कहीं ना कहीं ये हमारे एमका का जो महत्व है उसे कम कर देगा और हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट डालने के लिए हम कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हो अल्टीमेटली आपको एक स्टेल्थ जेट को लंबे समय तक सर्विस में रखने के लिए काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है और चूंकि हम लोग एमका बना ही रहे हैं इस वजह से किसी विदेशी फाइटर जेट के इतने नंबर्स में हमें आवश्यकता है भी नहीं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से साबित हो गई कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्ती रिश्तेदारी काम नहीं आती। हर देश केवल और केवल अपना स्वाद साधने की कोशिश करता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से Su-57 अगर हम लोग खरीदते हैं तो कितने नंबर्स में खरीदने चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा।